जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्नोत्तरी के पार्ट 1 में। साथियों, हम पिछले जितने भी अध्याय हमने पढ़ा है उसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसका पार्ट 1 लेकर आया हूं। आप सभी अपना आकलन कीजिए कि आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टॉपिक पर आपका जो कमांड है कितना बेहतर है, किस तरह से आप उन टॉपिक को समझे हैं, उसका आज एक प्रकार से एनालिसिस होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। अगर इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक पहुंचते रहे तथा आप इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। क्या पूछ रहा है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ से तात्पर्य अस्थायी, क्या बोल रहा हूं, अस्थायी। तदर्थ से तात्पर्य होता है अस्थायी न्यायाधीश। अब वो कब नियुक्त किया जाता है, पहले तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। हमने कहीं पर भी अवकाश पर जाते हैं तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इस प्रकार का वर्ड हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। दूसरा लिखा हुआ है स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता। ये भी हमारा क्या है, ये कंटेंट भी हमारा गलत है और दूसरा भी हम लोग को गलत लग रहा है, हमको सही वाला कथन छांटना है। तीसरा ऑप्शन हम लोगों के सामने, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, तो ये भी ऑप्शन हम लोग को गलत लग रहा है क्योंकि इस टाइप का हम कभी नहीं पढ़े। हम पढ़े हैं तदर्थ न्यायाधीशों की तब होती है जब उसका कोरम 1/3, सुप्रीम कोर्ट का कोरम कितना होता है 1/3, जब कोरम पूर्ति नहीं होती है तो उस कंडीशन में कौन करते हैं, न्यायाधीशों का नियुक्ति किया जाता है। तो देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। ये ऑप्शन हम लोगों को सही लग रहा है। तो न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तब जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता तो उस कंडीशन में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब वो तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। तदर्थ न्यायाधीश वो होंगे यदि क्या कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में बना सकते हैं। लेकिन जब कोटा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर उनको फिर से हाई कोर्ट में भेजा जाता है। इतना क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उच्चतम न्यायालय मतलब सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करें, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, पहली बात तो उच्चतम न्यायालय में जो वृद्धि करने का अधिकार है वो किसको है, संसद को है। किसको है, संसद को है। हमने जब न्यायपालिका वाला पढ़ रहा था तो उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो उस कंडीशन में कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों में वृद्धि करने का काम किसका है, संसद के पास है। ना तो मुख्यमंत्री करते हैं, ना तो प्रधानमंत्री, ना तो राष्ट्रपति, ना तो विधि मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह बैठक कर सकता है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह बैठक कर सकता है। उच्चतम न्यायालय क्या बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह पर बैठक कहाँ कहाँ कर सकता है। पहले लिखा हुआ है नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह पर बैठक कर सकता है, तो इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह पर बैठक कर सकता है। लेकिन वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की अगर अनुमति होगी तो उस कंडीशन में वो भारत के किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक कर सकता है। अब तक भारत में सिर्फ 2 जगह पर हुआ है। कहाँ कहाँ पर, पहला तो हैदराबाद में, पहला कहाँ हुआ है, हैदराबाद में, और दूसरा कहाँ हुआ है, श्रीनगर में। दूसरा कहाँ हुआ है, श्रीनगर में भारत के बाहर जो है सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो चुकी है। कहाँ कहाँ पर हुआ है, पहला हैदराबाद, दूसरा श्रीनगर में हुआ है। तो इस चीज को देख लिया हम लोगों ने।
तो प्रश्न क्या बोल रहे उसको पहले समझते हैं। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह बैठक कर सकता है, न्यायाधीश बहुमत से ऐसा तय करे, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति ऐसा आदेश करे, बिल्कुल सही लग रहा है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश करे, बिल्कुल सही लग रहा है। जब राष्ट्रपति आदेश या फिर अनुमति करे तब वो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, दिल्ली के अलावा अन्य जगह पर भी क्या कर सकते हैं, बैठक का आयोजन करा सकता है। तीसरा लिखा है संसद का कोई रोल नहीं है। तीसरा उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको विचार करना है और पूछा क्या जा रहा है, सही है, कौन से कथन सही। सबसे पहले जिसको देखना है कि कथन क्या पूछा जा रहा है, कथन पूछा जा रहा है, सही कथन हमको पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, हम ऑप्शन को देख लेते हैं। उच्चतम भारत का उच्चतम न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। क्या बोलता है, केवल दिल्ली में ही, क्या बोला, केवल दिल्ली में ही अधिष्ठ हो सकता है, केवल दिल्ली में ही अधिष्ठ नहीं हो सकता। क्योंकि हम आर्टिकल जब 130 पढ़ रहे थे, आर्टिकल जब 130 पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वो क्या कर सकते हैं, खंडपीठ की स्थापना कर सकता है यदि वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर। लेकिन खंडपीठ की स्थापना कौन करता है, खंडपीठ की स्थापना जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है हमारे सामने है, भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्त करे। बिल्कुल सही लग रहा है ये चीज, राष्ट्रपति के अनुमोदन से क्या करे, नियत करे। ये ऑप्शन हम लोग को बहुत सही लग रहा है अभी तक का, ठीक है। ठीक, हमको पूछा जा रहा है सही कथन, हमको सही कथन छापना है, तो दूसरा नंबर का कथन हमको सही लग रहा है। तीसरा कथन बोल रहा है संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, संसद क्या कर सकती है, विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो दूसरा और तीसरा जो है हम लोगों को अभी तक सही लग रहा है। तो दूसरा और तीसरा जिस भी ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। मतलब कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस प्रकार से हटाया जाएगा। मतलब इसको हम लोगों ने देखा है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हम देखें, इसका कारण क्या होगा, कारण होगा कदाचार। पहला कौन सा होगा, कदाचार, और दूसरा होगा अक्षमता। अक्षमता मतलब कदाचार या अक्षमता, कदाचार का मतलब मिसबिहेवियर से, और अक्षमता मतलब वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी उसको हटाया जा सकता है। क्लियर है इतना? तो हम कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाते हैं, और न्यायाधीशों को हटाने से पूर्व हम 14 दिन पूर्व सूचना देते हैं। क्या कर सकते हैं, 14 दिन पूर्व सूचना देते हैं, और ये लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। तो देखो मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की, और हटाते कौन है, अगर लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होता है तो जब अगर प्रेसिडेंट का साइन होता है तो फिर वो क्या होता है, उनको अपने पद से हटना पड़ता है। इतना क्लियर है? तो अगला देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश तो हटाता ही नहीं है, हटाते कौन है, राष्ट्रपति हटाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये सही लग रहा है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय पर राष्ट्रपति द्वारा, तो कौन है, किसकी, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। क्लियर है? पांचवें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने थोड़ा बड़ा प्रश्न है और एक लेवल का प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है, पहले इसको प्रश्न है, भारत की उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। क्या पूछा जा रहा है, स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न पूछा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, विचार विमर्श करते हैं, बिल्कुल सही है कि नहीं, हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। पहला क्या है, बिल्कुल सही लग रहा है, पहला क्या है, विचार विमर्श करते हैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया नहीं जा सकता, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। बिल्कुल सही है, वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
जिस पर संसद को अपना मत नहीं देना होता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा जिसमें भी होगा, पहला और चौथा, इसमें गलत है क्या, ऑप्शन गलत लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो एक बार करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न क्या बोल रहे हैं उसको देख लीजिए। प्रश्न क्या बोल रहे हैं इसको देखते हैं। चौथा वाला को एक बार पढ़ लीजिए। चौथा वाला बोल रहा है भारत की उच्चतम न्यायालय के अफसर और कर्मचारी, अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्मचारियों दिया है। तो कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात नहीं की जाती, तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। और हमको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हमको सही कथन। तो सही कथन कौन सा होगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा जिसमें भी होगा वो कथन हमारा सही होगा। पहला और तीसरा पहले ही ऑप्शन में हमको देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, छठवें क्वेश्चन का आंसर है पहला, ए और 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पहले आप लोग आंसर दीजिए। कुछ सेकंड में आप लोगों के लिए दे देता हूं ताकि आप लोग आंसर करते जाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। चलिए अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले से दिए गए पुनर्विचार, देखो जहां पर भी पुनर्विचार है सबसे पहले तो हमको इसको पोस्टमार्टम करना है। पुनर्विचार से संबंधित आर्टिकल हमारा आर्टिकल 136 है। 136 के तहत राष्ट्र जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है, पहला काम करता है वह पूर्व में दिए गए निर्णय क्या कर सकता है, जो पूर्व में दिए गए निर्णय की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। मतलब अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय की क्या कर सकता है, जांच या समीक्षा कर सकता है। और वो दूसरे के तहत क्या करता है, दूसरे के तहत क्या कर सकता है, यदि उसको लगता है कि पूर्व में मेरे द्वारा दिया गया निर्णय या फिर कोई नियम या कानून क्या है वो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। परिवर्तन या फिर सुधार भी कर सकता है, परिवर्तन या फिर सुधार कर सकता है। तो देखिए आर्टिकल 137 में क्या लिया, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखो पहले दिया इसमें किस अनुच्छेद में पूछा है, तो हमको अनुच्छेद पूछा है तो डायरेक्ट हम अनुच्छेद आर्टिकल 137 है, 137 जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो हमारा सही हो जाएगा। 137 हमको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय है उसमें पुनर्विचार करने की शक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 में देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से विवादों की एक कोटि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं है। देखो इसको बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ाया हूं। क्या बोल रहा है, आरंभिक, इसी को बोला जाता है प्रारंभिक। ठीक है, इसी को पूर्व या फिर प्राथमिक क्षेत्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत में घटित ऐसे मामले, पहले तो इसको समझते हैं क्या है, भारत में घटित ऐसे मामले क्या है, भारत में घटित ऐसे मामले क्या है, भारत में घटित ऐसे मामले जिस पर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही क्या कर सकता है, निर्णय दे सकता है, वैसे मामलों को क्या कहा जाता है, वैसे मामलों को आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आरंभिक और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसको देखते हैं। आरंभिक या प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार आता है उसको क्या, किसके, केंद्र हो गया या फिर राज्य हो गया, केंद्र राज्य संबंध, या फिर एक राज्य, एक या एक से अधिक राज्य, और उसके बाद 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य यदि विवाद होता है तो क्या किया जा सकता है, उस पर निर्णय कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देता है। यह हम लोगों ने आरंभिक क्षेत्राधिकार में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। तो इसमें प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं है। हमको क्या पूछा है, नहीं वाला प्रश्न पूछा है। नहीं पूछा है तो हम नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, जब भी आप इस प्रकार के नहीं है या सत्य इसको आप अंडरलाइन कीजिए ताकि जो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच बिल्कुल सही है। ठीक है, एक दूसरे के मुकाबले में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य बिल्कुल सही है। तीसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद देखते हैं।
तीसरा चौथा ऑप्शन है एक तरफ भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के दूसरी तरफ अधिक राज्यों के मध्य विवाद, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन हमको लग रहा है थोड़ा डाउट लग रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों के निवासियों, कहीं पर भी हमने निवासियों जैसे वर्ड को निवासियों के बीच विवाद के बारे में अध्ययन नहीं किया है, तो हमको पूछा है नहीं क्या है, तो नहीं में हमारा क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं पूछा जा चुका है इसलिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद का जो है निर्णय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे, आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? पहले तो क्या पूछा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित, अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित। अपीलीय क्षेत्राधिकार में मैं बताया था कि क्या बताया था मैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, पहले तो पूछा क्या जा चुका है उसको देखते हैं, पहले उसको अंडरलाइन कीजिए, पूछा क्या जा रहा है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं बताया था आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, या तो कौन सा हो, दीवानी हो, या कौन सा हो, संवैधानिक हो, या फिर कौन सा हो, दीवानी संवैधानिक, या फिर कौन सा हो, आपराधिक हो। ये सब अधिकारों के जो सुनवाई करने का अधिकार किसके, अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो देखो क्या पूछा है, सिविल आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों, तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने थोड़ा बड़ा है, बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोगों का प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। पहले आप लोग आंसर कीजिए, प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद अच्छे ढंग से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री कार्य क्षेत्र, सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन लगा लीजिए। परामर्शदात्री कार्य क्षेत्र होता क्या है, परामर्शदारी कार्य क्षेत्र से तात्पर्य है कि सलाह देने की शक्ति। क्लियर है, सलाह देने की शक्ति, इसको क्या बोलेंगे, सलाह अगर सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं राष्ट्रपति, तो उस सलाह देने की शक्ति को क्या बोलते हैं, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना। अगला क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर, कौन से वक्तव्य सही है, हमको क्या पूछा जा रहा है, परामर्शदात्री के अंतर्गत हमको पूछा जा रहा है सही कथन, हमको क्या छांटना है, सही। चलिए प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति कानून अथवा तथ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तथ्य से संबंधित किसी भी जो है उस पर क्या कर सकता है, राय मांग सकता है। बिल्कुल सही है, क्या कर सकता है, राय मांग सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि उच्चतम न्यायालय से कोई राय मांगी जाती है तो वह राय देना अनिवार्य है। राय देना अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, राय मांग सकता है। वो किस में लिखा गया है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में लिखा गया है। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, 143 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सलाह मांगते हैं तो सलाह देना है, लेकिन सलाह देना सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं है। किसकी बाध्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो राष्ट्रपति की भी बाध्यता नहीं है, राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको इस प्रश्न से, मतलब समझ में ये आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगता है, वो किसी भी संबंधित मामलों पर सलाह मांग सकता है, लेकिन हर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे ये उसकी बाध्यता नहीं है। और दूसरी चीज, यदि राष्ट्रपति सलाह अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो सलाह को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे से बाध्य नहीं है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि 26 जनवरी 1950 से घटित मामलों पर अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या है, सलाह देने के लिए बाध्य है। कौन से, 26 जनवरी 1950 से पहले घटित मामलों पर यदि कोई राय मांगते हैं राष्ट्रपति जी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज देखिए, तीसरा ऑप्शन आप लोग समझ, यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर कोई परामर्श देता है तो 42वें संविधान संशोधन, देखो 42वें संविधान संशोधन कब होता है, 1976 होता है। और 1950 से घटित मामलों पर यदि राष्ट्रपति मामले हैं मांगते हैं तो उस समय बाध्य है, उस समय बाध्य है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। के बाद इस परामर्श को मानना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, परामर्श को मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है,
उसके बाद राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, हर मामलों पर जो है देना उसको अनिवार्य नहीं है। पहला और चौथा जिसमें भी है, पहला और चौथा जिसमें भी हो हमारा सही हो जाएगा। पहला और चौथा हमको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पार्ट 1 का। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए सही है? क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा वक्तव्य सही है, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। उसके पास भारत की किसी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है। भारत की किसी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, भारत की किसी भी न्यायालय की अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, उसके पास केवल परामर्शदात्री सहायता देने की शक्ति है राष्ट्रपति की तरफ पूछे गए प्रश्न या कानून के संबंध में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह संसद के वोट द्वारा तय होती है। क्या बोल रहा है, संसद के वोट द्वारा तय नहीं होती, संसद के वोट द्वारा नहीं होती, क्योंकि वो संचित निधि पर क्या होता है, भारित होता है, इसलिए संसद के वोट द्वारा तय नहीं होती। ये हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, दूसरा भी हमारा क्या है, दूसरा हमारा सही हो रहा है, दूसरा क्या है, सही हो रहा है, पहला और दूसरा सही लग रहा है। उसके बाद चौथा पढ़ते हैं हम लोग। इसके क्षेत्राधिकार भारत के सभी न्यायालय पर बाधित है, बिल्कुल सही है, भारत के सभी न्यायालय पर इसके क्षेत्राधिकार बाधित है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा हम लोगों को सही लग रहा है, तो जिसमें भी पहला, दूसरा और चौथा रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमको पहला, दूसरा और चौथा देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में हमने 11 प्रश्न पर चर्चा किया है और उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आप लोगों से बने होंगे। और अगर आप लोगों का ये प्रश्न नहीं बना होगा तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट संविधान की यात्रा में डला हुआ है, उसे देख लिए तथा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित टॉपिक पर आप अपना पकड़ मजबूत कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि इस जो सीरीज है, सीरीज का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। लाइक करना नहीं करना आपकी इच्छा है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज का लाभ मिल सके। और यह सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, जिससे कि जो बच्चे रहते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते, वो भी इस सीरीज का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।